एक डॉक्टर कहता है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। एक कहता है स्टेंट डालना पड़ेगा और तीसरा कहता है कि नहीं, ये तो दवाइयों से, मेडिकेशन से ही ठीक हो जाएंगे। स्ट्रोक या तो इश्चेमिक स्ट्रोक होता है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। सभी सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इंजेक्शन प्रोवाइड करा रखा है। ये समझाइए कि स्ट्रोक किसको कहते हैं, गोल्डन आवर्स क्या होते हैं। पेशेंट कहता है कि ग्लूकोज नहीं लगाएंगे, बोतल मत लगाओ। जैसे हार्ट में स्टेंट डालते हैं, वैसे ही क्या स्ट्रोक में दिमाग में भी स्टेंट डाला जाए? बताइए, 60-70 हजार का इंजेक्शन आपको फ्री में मिल रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी पे जो खतरनाक इतनी ज्यादा है, लेकिन लोगों को अभी भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। दुनिया में हर 40 सेकंड में एक आदमी स्ट्रोक से ग्रसित होता है और 4 मिनट में, दुनिया में हर 4 मिनट पे एक मौत होती है। तो आज बात करेंगे स्ट्रोक के ऊपर, जिसको पक्षाघात कहते हैं हिंदी में, कुछ लोग इसे पैरालिसिस भी कहते हैं, लकवा भी कहते हैं। तो आज स्ट्रोक पे बात करने के लिए हमारे साथ में एक बार फिर से जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर राकेश कुमार, जिनको हम न्यूरो का हीरो कहते हैं, आज हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू, धन्यवाद तिवारी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि स्ट्रोक किसको कहते हैं और स्ट्रोक को विस्तार से हिंदी में समझाइए। देखो, स्ट्रोक का मतलब होता है लकवा या फिर फालिस, या फिर अगर हम शुद्ध भाषा में कहें, हिंदी भाषा में कहें तो पक्षाघात। स्ट्रोक अचानक एक हिस्से या चेहरे पे, पैर पे या दोनों हिस्सों में होने वाली कमजोरी है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक का मुख्य कारण दिमाग के अंदर जो नसें होती हैं उसमें अवरोध हो जाना या नस का फटना होता है, उसको हम लकवा या फालिस या स्ट्रोक कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है कि एक ही तरह का होता है? स्ट्रोक मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जो खून की कमी की वजह से या नसों में ब्लॉकेज की वजह से होता है, और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जो दिमाग की नसें होती हैं फटने की वजह से होता है। तो डॉक्टर साहब, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं जिनके कारण स्ट्रोक होने की संभावना होती है या हो जाता है, वो बताइए। देखो, रिस्क फैक्टर और स्ट्रोक ईटियोलॉजी, ये दो चीजें होती हैं। ईटियोलॉजी का मतलब होता है उसका मुख्य कारण क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक या तो इस्केमिक स्ट्रोक होता है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारी कोई बड़ी वेसल्स हो, उसमें ब्लॉकेज हो जाए, या वहां से कोई टुकड़ा यानी कि कण या फिर क्या कहते हैं चर्बी का पीस ऊपर जाके किसी छोटी नस में ब्लॉक कर दे उसको, तो उसे भी हम आर्टरी टू आर्टरी स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा स्ट्रोक जो कारण होता है वो हार्ट से संबंधित होता है। यदि हार्ट के वाल में कोई दिक्कत आ जाए, हार्ट के वाल में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या हार्ट का जो रिदम है गड़बड़ा जाए, एएफ हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, चर्बी का जो पीस है वो टूट के ऊपर जा सकता है, उसे कहते हैं कार्डियोमोलिक स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक होता है हमारे जो दिमाग की जो छोटी छोटी नसें होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाए, तो उसे कहते हैं स्मॉल वेसल स्ट्रोक। ये जनरली जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। चौथा स्ट्रोक जो होता है, जो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन यंग में ये बहुत कॉमन होता है, जिसमें मुख्य आता है वस्कुलाइटिस, यानी कि हमारी जो नसें होती है दिमाग की या बॉडी की, उसमें सूजन आ जाए, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। या फिर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, या अचानक ही हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए किसी भी कारण की वजह से, या पोस्ट ट्रॉमा या पोस्ट डिलीवरी, या फिर क्या कहते हैं जो डिलीवरी के दौरान कोई जो फैट का कण है जिसे फैट एम्बोलिज्म कहते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक हो जाए, या फिर क्या कहते हैं हमारा जो हार्ट रेट है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाए, एंडोकार्डिटिस कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर हमारे अंदर होमोसिस्टिन की लेवल बढ़ जाए, या हमारा जो हार्ट का जो दीवार है वो उसमें कोई छेद रह जाए, जिसे पेटेंट फोराmen वेल कहते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ये, और एक स्ट्रोक होता है जिसको बस हम ये कह सकते हैं कि भाई अननोन है, क्रिप्टोजेनिक है, और वो जेनेटिक बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गए कारण। अगर हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसे और कुछ कारण बीमारी होते हैं उनके भी रिस्क फैक्टर होते हैं। इसमें सबसे मुख्य रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, रेस, ओल्ड एज, मेल पर्सन, या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर क्या कहते हैं जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हों, या फिर कोई स्पेशल कोई इंजेक्शन लगाते हों, ड्रग इंड्यूज। तो ये है रिस्क फैक्टर।
रिस्पेक्टर अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो हम जो स्ट्रोक का जो कॉज है, जो ईटियोलॉजी है, उसको रोका जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्टर होता है स्ट्रोक का, वो होता है ब्लड प्रेशर। यदि किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा रहता है तो चांसेस हैं कि आज नहीं तो कल उसको स्ट्रोक हो, या फिर स्ट्रोक ना हो तो उसको कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको नेफ्रो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज बढ़ेगा तो हमारे जो दिमाग की नसें होते हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होगा और धीरे धीरे नसें ब्लॉक हो जाएंगी, और उसके बाद क्या कहते हैं, एकदम नस ब्लॉक हो जाएगी, अचानक ही स्ट्रोक हो जाएगा। इसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे जो दिमाग की जो नसें होती हैं, जो हमारा जो हार्ट होता है, वहाँ से जो ब्लड जाता है दिमाग गले से होते, करोटी आर्टरी होते ब्रेन में जाता है, किसी भी कारण से वहाँ पे चर्बी जम जाए तो वो ब्लॉक हो जाएगी। ये स्मोकिंग इज वेरी डेंजर। इसके अलावा जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं तो उसमें क्या होता है ना, जो उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका डिस्लिपिडी में लेवल बढ़ता चला जाता है, और उसकी वजह से हो सकता है। कुछ जो पेशेंट होते हैं जो शाकाहारी होते हैं उनमें क्या होता है, होमोसिस्टीन नाम का जो पदार्थ होता है वो बढ़ जाता है। होमोसिस्टीन क्या करता है ना, ये बहुत ही खून को गाढ़ा कर देता है और ये छोटी नसें या बड़ी नसों को ब्लॉकेज कर देता है। इसलिए जिस पेशेंट को यदि शाकाहारी हो और उसमें स्ट्रोक हो तो उसमें होमोसिस्टीन के चांसेस ज़्यादा होते हैं बढ़ने के, तो होमोसिस्टीन का हम चेकअप कराते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो हार्ट है वो अचानक ही बहुत 70 की स्पीड से चल रहा है, अचानक ही 150 की स्पीड से हो जाए, या फिर 100 की स्पीड चल जाए, अचानक 30 की स्पीड से, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे हार्ट की जो ऊपर जो चर्बी होती है वो धीरे धीरे टूट जाती है। जैसे एक गाड़ी होती है, अगर गाड़ी नहीं है तो आराम से चलती रहेगी, लेकिन अगर गाड़ी पुरानी हो जाए तो धचके आने पे उसके टायर पंचर या शीशा निकलने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह हमारा जो हार्ट होता है, जैसे हम ओल्ड होते चले जाते हैं, उसके ऊपर चर्बी होती है, तो वो जैसे ही हमारा हार्ट रिदम डिस्टर्ब होता है तो टूट के ऊपर चली जाती है एज ए कार्डियोमोलिक स्ट्रोक। तो ये सर एरिथमिया जो होता है, वो एरिथमिया हम कह सकते हैं कि रिलेट करता है स्ट्रोक से। हाँ, अरिथमिया जो है हमारा स्ट्रोक का मुख्य कारण है, खासकर यंग एज में। अभी सर एक चीज और, मैंने एक और इंटरव्यू किया था B12 डेफिशिएंसी के ऊपर, जिसमें कि जो आपने होमोसिस्टीन लेवल्स बताए, होमोसिस्टीन लेवल्स B12 की डेफिशिएंसी से कम होते हैं और दैट कोरिलेट विद स्ट्रोक, या स्ट्रोक को हम बोल सकते हैं क्या डायरेक्टली B12 डेफिशिएंसी से कोई इसका कनेक्शन है कि नहीं है? विटामिन B12 की कमी की वजह से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन है। जैसे ही इधर विटामिन B12 कम होगा उधर ही हमारा होमोसिस्टीन बढ़ता चलेगा। होमोसिस्टीन बढ़ चढ़ेगा तो क्या होगा, खून गाढ़ा हो जाएगा और कोई भी नस, खासकर ब्रेन की नस ब्लॉक हो जाएगी और एज ए पेशेंट स्ट्रोक की तरह हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों, स्ट्रोक के पेशेंट में गोल्डन आवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसके बारे में क्या बताइए, कुछ गोल्डन आवर्स क्या होते हैं? देखो, स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है, खासकर इस्केमिक स्ट्रोक होता है, वो मुख्यतः हमारे खून की कमी की वजह से यानी नसों ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो यदि पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर, पहले ये ड्यूरेशन 3 घंटे थी, लेकिन अब भारत सरकार और WHO ने 4.5 घंटे कर दिए, अगर वह किसी नजदीकी अस्पताल में पहुंच जाता है तो एक स्पेशल एक इंजेक्शन होता है जिसे थर्मोलिटिक थेरेपी कहते हैं, उसको लगाया जाएगा तो वो नस खुल जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, तो ब्लड का फ्लो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा और जो हमारे जो खून की कमी होती है ब्रेन में वो नॉर्मल हो जाएगी और जो पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। तो यही जो विंडो पीरियड होता है, यानी ये जो गोल्डन टाइम होता है 4.5 घंटे, इसको ही हम गोल्डन टाइम बोलते हैं स्ट्रोक वाले मरीज को। अच्छा, ये जो क्लॉट आ जाता है इसको डिसॉल्व कर देता है इंजेक्शन? हाँ, वो जो इंजेक्शन होता है वो जो हमारी जो नसों ब्लॉकेज होता है उसको खोल देता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो जो रुक गया था, जब ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा तो पेशेंट जो है अच्छा महसूस करेगा। तो अभी जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम किया, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये इंजेक्शंस अवेलेबल होता है, जिला अस्पताल में या PSC में, SSC में? इस बात को मैं बहुत आपको विस्तार पूर्वक और जोर देकर बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशल जो इंजेक्शन होता है, हमारी भारत सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इंजेक्शन प्रोवाइड करा रखा है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। अगर उनको पता है तो वो जाएं और वो इंजेक्शन फ्री में मिलता है। यदि किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो उसका खर्चा करीब 50 से 60 हजार तक होता है। खर्चे की बात ही नहीं है, तो जान बचाने की बात है। लेकिन वो जान जब फ्री में बच सकती है तो 50 से 60 हजार रुपये क्यों खर्च करे जाएं? लेकिन लोगों को पता नहीं होता, और तो और लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि ये हमारे छोटे या बड़े सरकारी अस्पतालों अवेलेबल है, और लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो इंजेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है और वो इंजेक्शन एक्सपायर हो जाता है, लेकिन वो लोग पहुंचते नहीं है। वो लोग सब प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं या फिर किसी झाड़ फूक में लगे रहते हैं।
अपना गोल्डन समय खराब कर देते हैं। हमारी भारत सरकार हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है, लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। बताइए 60-70 हजार का इंजेक्शन आपको फ्री में मिल रहा है और वो एक्सपायर होके जा रहा है, तो कितनी खराब बात है ये। डॉक्टर साहब एक चीज और है कि अगर हार्ट अटैक आता है, मतलब नॉर्मल मैं एज ए लेमैन पूछ रहा हूँ, तो दिल में दर्द हुआ या लोगों को लगता है जबड़े में हाथ में दर्द जाता है, कहते हैं हार्ट अटैक है। लेकिन ये स्ट्रोक को कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या लक्षण देखते हैं कि हमें यहाँ पता चल जाए हाँ ये स्ट्रोक है। तो कोई स्ट्रोक वाला जो मरीज होता है उसके मुख्य लक्षण हम पहचानने के लिए एक निमोनिक होता है फास्ट, FAST। एफ का मतलब होता है फेशियल डेविएशन। यदि किसी मरीज का अचानक फेस टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे ऐसे हो जाए तो हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई इसको ब्रेन का कोई दिक्कत हुई है, उसको स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा A फॉर आर्म, यानी आर्म वीकनेस हो जाए, कोई भी चीज पकड़े छूट जाए, कुछ भी चीज उसको दिया है वो हर बार छूट रही है, ग्रिप कमजोर हो जा रही है, कुछ चीज को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई इसको स्ट्रोक हुआ हो। तीसरा S फॉर स्पीच, यदि पेशेंट की आवाज स्लड हो जाए, आवाज गड़बड़ा जाए, बोलने में दिक्कत आए या फिर उसको बार बार चक्कर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसको ब्रेन का कोई इशू है, मोस्टली स्ट्रोक हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को ये तीनों चीजें अचानक हुई हैं तो स्ट्रोक के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए फिर T फॉर स्टैंड करता है टाइम। यदि 4.5 घंटे मरीज नजदीक अस्पताल पहुंच जाए, जो कि पहुंच नहीं पाता है, क्यों नहीं पहुंच पाता है? एक तो लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, दूसरा जिन लोगों को पता पड़ जाता है कि हाँ भाई ये लकवा हो सकता है, तो वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना करके झाड़ फूक में लग जाते हैं। तीसरा, अगर पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाए तो जानते हो भारत का ट्रैफिक, वो टाइम पे मरीज पहुंच नहीं पाता है। और यदि मरीज टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए तो वहां पे हॉस्पिटल इतने सक्षम नहीं है, या हॉस्पिटल को भी नॉलेज नहीं होती किसी किसी छोटे अस्पताल को कि क्या ट्रीटमेंट करना होता है, और वो बड़े अस्पताल में या डेडिकेटेड स्ट्रोक सेंटर में रेफर नहीं कर पाते हैं, तो वो वहां पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो ये मुख्य मुख्य बाधा होती हैं जो स्ट्रोक वाले मरीज को इस गोल्डन पीरियड को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अच्छा सर, ठीक है, एक गोल्डन पीरियड में मान लीजिए पहुंच गया 4 घंटे के 4.5 घंटे के अंदर, और वो जो इंजेक्शन आपने बताया वो इंजेक्शन लगा लिया, और किस तरह से आप स्ट्रोक का और आगे फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है, पेशेंट एडमिट करते हैं? देखो, जैसे ही हमारे पास मरीज आता है हॉस्पिटल में, तुरंत ही हमारे जो इमरजेंसी डॉक्टर होते हैं वो तुरंत ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक मरीज है जिसको स्ट्रोक के लक्षण है, वो आया है और वो विंडो पीरियड में है। तो तुरंत ही हम उसका ब्रीफ एग्जामिनेशन करते हैं, उसको तुरंत ही सीटी स्कैन के लिए लेके जाते हैं। सीटी स्कैन से कंफर्म कर देते हैं कि इसको इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। हेमरेजिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो अगर वो 4.5 घंटे के अंदर आया तो उसको हम उसको थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट प्राप्त देते हैं, और उसके बाद उसका एंजियोग्राफी कराते हैं। ये देखते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट से उसकी नसें कितनी खुल गई हैं। यदि खुल गई हैं तो अच्छी बात है, और यदि इंजेक्शन से भी ज़्यादा फायदा नहीं होता है तो उसको हम तुरंत ही कैथलैब में लेके जाते हैं, और फिर उसके जो नसों में जो ब्लॉकेज है उसमें हम स्टेंट डाल के उसको खोल देते हैं। जैसे हार्ट में स्टेंट डालते हैं, वैसे ही क्या स्ट्रोक में दिमाग में भी स्टेंट डाला जाता है? या बिल्कुल, ये जैसे हार्ट के अंदर हम स्टेंट डालते हैं, जिसे छल्ला बोलते हैं, इसी तरह दिमाग की जो नसें होती हैं, खासकर जो गले की नसें होती हैं, उसमें भी छल्ला डाला जाता है। तो हमारे यहाँ जो 2 बड़ी बड़ी नसें होती हैं जो हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, जिसे करोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, और जनरली वो इंजेक्शन से यानी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी से नहीं खुल पाता है। तो फिर उसमें क्या कहते हैं, हम वो छल्ले डालते हैं। छल्ले का जो भी टाइम होता है वो भी मैक्सिमम 1 दिन हो सकता है। अगर 1 दिन के बाद यदि पेशेंट गया हॉस्पिटल में तो छल्ले वाला ट्रीटमेंट यानी स्टेंटिंग भी नहीं हो सकती है। तो ये लगा लीजिए, हम स्ट्रोक के ट्रीटमेंट को 2 भागों में बांट कर सकते हैं। एक हुआ गोल्डन टाइम, जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, दूसरा होता है सर्जिकल टाइम, जिसे हम मैक्सिमम 1 डे बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे हार्ट के केसेस में तो आप एंजियोग्राफी जब करेंगे तब पता चलता है, तो ये जो आपने बताया इसमें सीटी स्कैन में आ जाता है अगर आपको स्टेंट डालना है स्ट्रोक पेशेंट को? जैसे ही हम सबसे पहले सीटी स्कैन कराते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि इसको इस्चेमिक स्ट्रोक है, उसका हम थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उसी दौरान उसका हम सीटी एंजियो या फिर कैरोटिड डॉपलर करा के देख लेते हैं कि इसकी नसों में ब्लॉकेज तो नहीं है। यदि बड़ी नसों में ब्लॉकेज है तो हम फिर डिले नहीं करते, हम पेशेंट के 24 घंटे का वेट नहीं करते, तुरंत ही उसको अटेंडेंट से बात करके तुरंत ही उसमें छल्ले डालने की तैयारी करने लगते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता होगा कि पेशेंट के अटेंडेंट तैयार नहीं होते होंगे, क्योंकि इंडिया में अगर किसी को आप ऑपरेशन के लिए बोल दें या स्टेंट डालने के लिए तो एकदम से अटेंडेंट तैयार नहीं होते हैं। ऐसा आपके साथ में हुआ है? देखो, इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है। अगर हम पेशेंट को इंजेक्शन के बारे में बताते हैं, वो उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं।
सर्जिकल के बारे में तो बाद में बताना पड़ता है, लेकिन अब चूंकि आप लोगों की सहायता से, न्यूज़पेपर की सहायता से, सोशल मीडिया की सहायता से लोग जागरूक हो चुके हैं। अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं और उसका फायदा भी दिख रहा है। तो मैं तिवारी जी के टॉक शो के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ हो तो उसको तुरंत ही नजदीक अस्पताल जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर ना बोले हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहिए। जब डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ भाई इनको ये प्रॉब्लम है, इसके ये ट्रीटमेंट है, हो सके वो ट्रीटमेंट कराना चाहिए, चाहे वह गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। अच्छा, इसमें सर कई बार पेशेंट कहता है कि ग्लूकोज नहीं लगाएंगे, बोतल मत लगाओ, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट, स्ट्रोक, लकवा के पेशेंट में पता नहीं क्या एक बना हुआ है समाज में। ऐसा है, आपके साथ भी आते होंगे बहुत से केस? अक्सर आते हैं। पेशेंट आता है कि जैसे ही हमने बताया कि उसको भैया आपके मरीज को स्ट्रोक हुआ है, तो उसका अगला क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे बड़े बड़ों ने कहा ग्लूकोज मत लगवा देना। अरे ये बताओ भाई, हम एक तरफ बताते हैं कि स्ट्रोक का मुख्य कारण डायबिटीज है, तो ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो स्ट्रोक वाले पेशेंट को ग्लूकोज लगाएगा? वो तो हर एक आदमी वो जो नॉर्मल सलाइन होता है उसी को ग्लूकोज मान लेते हैं और वो कहते हैं ग्लूकोज मत लगा दीजिएगा, जबकि ये सरासर गलत है, सरासर रॉन्ग परसेप्शन है कि स्ट्रोक वाले मरीज को ग्लूकोज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। वो जैसा डॉक्टर बताता है ऐसा करना चाहिए। ग्लूकोज किसी को नहीं लगाया जाता है, ग्लूकोज उन्हीं को लगाया जाता है जिनको ग्लूकोज की कमी होती है। नहीं तो जो बोतल टंगी होती है वो नॉर्मल सलाइन होती है, हर एक बोतल जो है ग्लूकोज नहीं होता। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि कई बार डॉक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और आजकल क्या है कि पेशेंट के अटेंडेंट भी थोड़ा सा जो है बुद्धिजीवी होने लगे हैं। वो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, गूगल से। अब उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स पे जाके रिपोर्ट दिखाई, सीटी स्कैन दिखा रहा है एमआरआई। एक डॉक्टर कहता है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। एक कहता है स्टेंट डालना पड़ेगा, और तीसरा कहता है कि नहीं, ये तो दवाइयों से, मेडिकेशन से ही ठीक हो जाएंगे। तो वहां पे कंफ्यूजन आपके साथ में आ जाता है। उस स्थिति में हम एज ए पेशेंट, हम पेशेंट के अटेंडेंट कैसे सेलेक्ट करें, क्या सही है क्या गलत है, कैसे जाने? देखो, जो न्यूरो फिजिशियन होता है वो उसका प्राइम रोल होता है और वो जैसे बताए ऐसे करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट का सीटी स्कैन और सीटी एंजियोग्राफी हो जाती है, उससे डिसाइड हो जाता है कि पेशेंट को केवल मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या मेडिकल प्लस स्टेंटिंग करना है। जो सर्जरी है, कोई सर्जरी नहीं होती है, वो केवल स्टेंटिंग होती है। तो जैसे न्यूरो फिजिशियन कंफर्म कर देता है कि हाँ भाई इसको मेडिकल ट्रीटमेंट से ही एनफ है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। जनरली न्यूरो सर्जन या फिर न्यूरो इंटरवेंशन जो न्यूरो फिजिशियन बोलता है उसके अनुसार ही चलते हैं। लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसी प्रकार कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि शुरू के 4.5 घंटे मेडिकल ट्रीटमेंट और शुरू के 1 दिन मेडिकल प्लस स्टेंटिंग। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहा गया है। तो लास्ट में आप ये बताइए कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रोक होना ये कैसे करा जा सकता है, उसके लिए बताइए कुछ। देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सभी बीमारियों के लिए। कोई भी बीमारी हो, क्रोनिक बीमारी हो, उसमें प्रिवेंशन ही ऑलवेज बेटर होता है। यदि किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, लेकिन बार बार उसको स्ट्रोक ना हो, भविष्य में ना स्ट्रोक हो, तो उसके लिए उसके जो रिस्क फैक्टर हैं, चाहे वह डायबिटीज हो, चाहे वह हाइपरटेंशन हो, चाहे वह डिस्लिपिडीमिया हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, चाहे उसका क्या कहते हैं हाइपर होमोसिस्टिन हो, या फिर कोई इसको इन्फेक्शन हो, या कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करा तो भविष्य में बार बार स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इस सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तभी आगे जाके स्ट्रोक को प्रिवेंट करा जा सकता है। तो आज आपने देखा डॉक्टर राकेश कुमार ने हमें स्ट्रोक के बारे में कितने अच्छी तरह से आम बोलचाल की भाषा में समझाया। स्ट्रोक के बारे में और भी बहुत सी जानकारी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से स्ट्रोक के ऊपर एपिसोड बनाने में, बल्कि इसके ऊपर सीरीज ऑफ एपिसोड्स बन सकते हैं। और इन एपिसोड में फिर से डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ में आएंगे, स्ट्रोक के बारे में हमें समझाएंगे। तब तक अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट्स करके, लाइक करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्ट्रोक के ऊपर तो आप बताइए, डॉक्टर राकेश कुमार आपको उसका रिप्लाई भी करेंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।